ये नया टीचर है एक। गुड इवनिंग नहीं किया तुमने उसको? राजू राजू सॉरी। ओके। देखो आज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें पहली चीज़ आती है ग्लास प्रिज्म। अब पहली बात तो ये कि ये जो बना हुआ है इस टाइम ये ग्लास प्रिज्म होता ही नहीं है। ओके, ये गलत बना हुआ है। तो इसको ज़रा ठीक से बनाते हैं। रियलिटी में जो आपका ग्लास प्रिज्म होता है उसमें दो ट्राइंगल्स होते हैं, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इसको दूसरे वाले को थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं जिससे कि समझ में आए ऐसा। अब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को ऐसे जोड़ो कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट हो जाए। ये हो गया एक रेक्टेंगल, है ना, एक रेक्टेंगुलर सरफेस ये वाला। और ये हो गया दूसरा रेक्टेंगुलर सरफेस ये वाला। एंड इसके बेस में हो गया तीसरा रेक्टेंगुलर सरफेस। ओके, समझ में आ रहा है कैसी शेप है ये? ओके ना? तो हाँ, टेंट टाइप है ना, और इसमें दो ट्राइंगल्स हो गए ये वाला और ये वाला, और इसमें दो हो गए सरफेस, दो प्लेन्स हो गए इसमें, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अब ये जो कह रहे हैं ये इस टाइम ऐसे ही कह रहे हैं, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ साइड से देखने पे जो सही लगे थोड़ा सा। ठीक है, एंड कंप्लीट करके इसे, ये हो गया, अब सही है। तो देखो ये इस वाले सरफेस की बात कर रहे हैं, ये वाला जो सरफेस होता है इसका, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। ठीक है, और ये वाला भी सरफेस इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है। मतलब देखो ध्यान से ज़रा, अगर मैं इस साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इन दोनों सरफेस की बात हो रही है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं इसके दो। ओके, अब ऐसा नहीं है कि जो तीसरा वाला है वो रिफ्रैक्टिंग नहीं है, ये भी रिफ्रैक्टिंग ही होता है। ठीक है, बस उसको बेस की तरह ट्रीट करते हैं कि हाँ एक पे खड़ा रहेगा ना वो, नहीं तो एक एक जगह तो नीचे आएगी हमेशा। ओके, तो उससे पहले आपको रिफ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए, और पिछले चैप्टर में शायद मैंने बताया भी था। ठीक है, क्या होता है कि हमारी एक, अगर हम ऐसे सरफेस की बात करें एक, ठीक है, ये हमारा एक सरफेस हो गया है। और हाँ, ध्यान से कि ये जो सरफेस है अब की बार इसमें इस साइड, यानी कि एक साइड इसका रफ नहीं है। ठीक है, पहले इसमें एक स्मूथ था और एक रफ था। अब की बार इसमें ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये दोनों रफ हों, एक दोनों स्मूथ भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास पानी का जो सरफेस होता है, अगर हम पानी की बात करें, ये बहुत सारा पानी पड़ा है, तो अंदर का सरफेस उसका रफ थोड़े ना होता है, स्मूथ ही होता है ना बोथ साइड से। ऊपर वाला सरफेस भी और अंदर वाला सरफेस भी दोनों स्मूथ होते हैं। तो अगर मैं एक लाइट की बात करूँ, लाइट रे की, जो कि हमारा फिर से एक्ट करती है एक सरफेस पर, तो ये हमारा बन जाता है नॉर्मल हमेशा, जो कि परपेंडिकुलर होगा ओके सरफेस के। देन क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट नहीं करती, ये रिफ्लेक्ट ना करके क्या होती है, ये अंदर की साइड इंसिडेंट हो जाती है। ठीक है, अब ये कुछ इस प्रकार से इंसिडेंट होती है कि देखो इसका जो पाथ था, ओरिजिनल पाथ, वो मेरे में भी ऐसा होना चाहिए था। सही है, ये इसका ओरिजिनल पाथ होना चाहिए था, इमेजिनरी लाइन से बना के दिखाया है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इसका जो ओरिजिनल पाथ था वो ये था, बट जो रियलिटी में होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, मतलब लाइन जो होगी वो इतनी ज़्यादा बेंड हो जाती है। यहाँ पे कुछ एंगल था थोड़ा सा, तो यहाँ पे एंगल बढ़ा हुआ दिखेगा, मतलब ये सेम उस पर नहीं आएगी एंगल पे। ठीक है, तो अब जो हमारी लाइन थी वो हमारी कुछ ऐसे जा चुकी है रे। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि, अच्छा आप एक एग्जांपल बताओ कि आप ज़मीन पे चल रहे हो, ओके, नॉर्मल एक ज़मीन है, आप उस पे चल रहे हो सीधे, तो आप नॉर्मली चल पा रहे हो, आपके हाथ पैर ईज़िली मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। अब यही सारा पूरा मीडियम उठा के अगर मैं पानी के अंदर डाल दूँ, ठीक है, मैंने आपको पानी के अंदर बंद कर दिया है, ऑक्सीजन वगैरह टैंक सब दे दिए हैं आपको, ठीक है। अब आप अगर चलने की कोशिश करो तो ज़ाहिर-सी बात है आपको बहुत प्रॉब्लम होगी चलने में, है ना? आपको मुश्किल लगेगा चलना आगे की साइड। सही बात है, गलत बात है बताओ? क्योंकि ये मीडियम कैसा होता है, अब ये वाटर मीडियम है, पहले वो एयर मीडियम था। एयर मीडियम बहुत थिनर मीडियम होता है, बहुत पतला मीडियम होता है, और अभी वाटर मीडियम है। वाटर मीडियम एक बहुत थिक मीडियम है, बहुत मोटा मीडियम, ठीक है, जिसमें आपके पैरों को मूव करने के लिए, हाथों को मूव करने के लिए बहुत पावर लगानी पड़ती है। तो आपकी स्पीड, अगर मैं कंपेयर करूँ एयर मीडियम से, तो इसकी स्पीड आपकी बहुत कम हो जाएगी। ओके, तो ऐसा ही हमारे लाइट पार्टिकल्स के साथ होता है, जब वो एक थिनर मीडियम से थिकर मीडियम में आते हैं, तो उनकी जो स्पीड है, इन पार्टिकल्स की जो स्पीड थी वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे। जाहिर सी बात है, एक लाइट है तो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेगी, है ना, उत्कर्ष होगा तो उत्कर्ष की स्पीड से ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे ये पार्टिकल्स, और अब क्या होता है, अचानक से इनको एक दूसरा मीडियम मिल जाता है, इस वाले मीडियम से कतई भारी मीडियम। तो जैसे ही ये इस मीडियम में आते हैं, इनकी स्पीड स्लो हो जाती है, और ये ओरिजिनल पाथ इनका ऐसा होना चाहिए था, बट क्या हो जाता है, उनका पाथ ऐसे ऐसे ट्रेस हो जाता है। ओके, तो इसी चीज को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा पाथ था ओरिजिनल ना होके वो थोड़ा बेंड हो जाता है, और इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसकी वजह से जितने भी चीजें, अगर हम मान लो पार्शियली, वो जैसे कि हमारा जो चमचा होता है, एक हम बाल्टी के अंदर अगर चमचा डालते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो उस चमचे को कुछ ऐसा दिखाई देना चाहिए था, है ना, बट ऐसा दिखाई नहीं देता, वो थोड़ा सा बेंड दिखाई देता है हम ओरिजिनल में। ओके,
समझ रहे हो ना? पानी के अंदर आप ऐसी चीजें डाल के देखोगे, चम्मच डाल के देखोगे तो आपको शायद पता चलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी लाइट रेज बहुत पहले ही, या मैं बोलूँ क्या कहते हैं, बहुत पहले ही हमें रिफ्लेक्ट करके दिखने लगती है। ओके, उनकी स्पीड इतनी कम होगी बेचारों की, वो वहां तक जा ही नहीं पाए जहां तक उन्हें पहुंचना चाहिए था। ठीक है, तो इस वजह से हमें दिखती ऐसी हैं वो चीजें, क्योंकि उनमें रिफ्रैक्शन हो रहा होता है। ओके, डिफ्लेक्शन होता तो कुछ और ही दिखता। अच्छा, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, रिफ्लेक्शन वाली ठीक है कि क्यों ऐसा होता है, क्यों उनकी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, और स्पीड कम होने की वजह से उनको मुश्किल होती है चलने में इन लाइट पार्टिकल्स को, और वो जहाँ जाना चाहते थे वहां नहीं जा पाते, उनका पाथ थोड़ा सा मूव हो जाता है। ऐसे ही जैसे कि अगर आप हवा में एक बुलेट चलाओ तो वो स्ट्रेट चलेगी, बट आप पानी में एक बुलेट चलाओगे तो वो आएगी तो एंटर होने के बाद वो थोड़ी सी आगे बढ़ के ऐसे बैंड हो जाती है और फिर वहीं रुक जाती है। ओके, देखा भी होगा आपने मूवीज वगैरह में, है ना? क्या होता है, उनको बुलेट लगती नहीं है। अगर पानी के अंदर कोई लड़ाई वड़ाई हो रही है तो बुलेट इतनी ज्यादा स्लो हो जाती है मीडियम की वजह से कि वो लगती ही नहीं है। ओके, वो बहुत दूर तक जाने के बाद हल्की पड़ जाती है एंड देन ऐसे गिर जाती है ग्रेविटी की वजह से बेस पर। तो बस यही रीजन है कि इनकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि वो थिनर मीडियम से थिकर मीडियम में आते हैं। ओके, अब बात करते हैं प्रिज्म की। प्रिज्म में हमारे दो सरफेस होते हैं। ठीक है, देखो प्रिज्म से आपके पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं बता दूंगा मैं। ठीक है, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक पढ़ाऊंगा नहीं। ओके, जो मेरे को मालूम है यार नहीं आते वो सब चीजें, फालतू में क्यों आपका दिमाग खराब करूँ। तो हमारे पास एक प्रिज्म था। ओके, ये आ गया हमारा प्रिज्म, और ये वाली साइड इसकी रिफ्रैक्टिव सरफेस होती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ यार, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक लाइट डालूं, ठीक है, तो उसको जाना चाहिए था ऐसे, बट रिफ्रैक्शन की वजह से वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी हल्की सी, है ना? और उस बेंडिंग की वजह से इधर की साइड आएगी और जो पाथ निकलेगा वो थोड़ा सा चेंज होकर निकलेगा। चलो इसको देखते हैं कैसे हुआ है। आगे डायग्राम बने हुए हैं, ये वाला डायग्राम ध्यान से देखो, क्लियर दिख रहा है ना? कम ऑन। ठीक है, तो हमारी ये आई थी एक इंसिडेंट रे। ठीक है, जो आपको ए लाइन दिख रही है, अरे यार, ए लाइन जो दिख रही है वो हमारी इंसिडेंट रे है। वो यहाँ पर टकराई। अब इसका जो ओरिजिनल पाथ होना चाहिए था इमेजिनरी लाइन से अगर मैं बनाऊं तो वो वाला पाथ ये वाला है जो ई दिखा रहा है इस टाइम। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, और रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि ये मीडियम कांच का होता है, डेंसर मीडियम होता है, बहुत भारी मीडियम होता है, थिकर, है ना, इस वजह से जो इसकी स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, और स्पीड कम होने की वजह से इसका जो पाथ था वो चेंज हो चुका है। अब इसका पाथ सिर्फ ऐसे जाता है सीधा। और अब फिर से वही वाली बात करेंगे, अब ये थिकर मीडियम हो गया और अब हम थिनर मीडियम में जा रहे हैं, थिन थिकर मीडियम। ओके, तो अब जब क्योंकि ये थिकर मीडियम से जा रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड हल्की थी, अब जैसे ये थिनर मीडियम में आएगा इसकी स्पीड फिर से तेज हो जाएगी। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा कि ये वाली जो लाइन थी जिस एंगल पर यहाँ पे गई थी उसी एंगल पर ही वापस आ जाएगी। ओके, समझ रहे हो? इसका पाथ ऐसा होना चाहिए था बट नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, ये बैंड हो गई, बैंड होने के बाद जब ये वापस आई तो इसको फिर से वो ये स्पीड इसकी अचीव हो गई, क्योंकि अभी सेम मीडियम में वापस आ चुकी है, एयर, और ये हो गया प्रिज्म डेंसर मीडियम, और ये हो गया एयर मीडियम। ओके, बस इतना सही है इसका। आप इसमें डिफ्रैक्शन वगैरह देखोगे तो फिर अब थोड़ा सा वो हो जाएगा। जो डिफ्रैक्शन एंगल होता है ना, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन एंगल। देखो अगर मैं ये वाली लाइन को बनाऊं, ठीक है, मतलब कितनी डाइवर्ट, देखो क्या होता है हर बार ना, ये ज़रूरी नहीं है कि अब जैसे कि मान लो हमने हाँ ऐसे बताते हैं कि जैसे मान लो एक डिब्बा था, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ है और इसका गेट यहाँ पे खुला हुआ है, यहाँ पे भी खुला हुआ है, और ऐसा मान के चलो कि इसमें बहुत सारा पानी है। आप यहाँ से भागते हुए आए, आपकी स्पीड कुछ ए थी, ठीक है, आप इसमें अंदर घुस जाते हो, आपकी स्पीड कुछ ए कम हो जाती है थोड़ी सी, है ना, ए डैश मान लो। तो ये तो जाहिर सी बात है जो ए डैश है हमारी वो कम है, किससे, ए से। अब आप जब बाहर निकलते हो तो जरूरी नहीं है कि आपकी जो स्पीड हो वापस ए मिल जाए, क्योंकि यार आपने यहाँ पे काफी एनर्जी वेस्ट कर दी है। है ना? तो जरूरी तो नहीं है कि आपकी आप जो वापस स्पीड आएगी वो ए ही हो, है ना? तो मे बी आपकी जो स्पीड हो वो आपकी क्या कहते हैं बी बी स्पीड हो, और हाँ ये बात पक्की है कि इससे थोड़ी सी तेज होगी, बट जरूरी नहीं है कि वो जो ए स्पीड है वो बी के बराबर होगी, ये वाली स्पीड और ये वाली स्पीड बराबर हो। क्लियर है ना? मेरा मतलब सिर्फ ये कहने का है कि जरूरी नहीं है कि जिस एंगल पर ये यहाँ पर आ रही है जरूरी नहीं है कि वो एंगल यहाँ पर भी बने। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम ये जो मतलब रिफ्रैक्टेड रे है, ये वाली रिफ्रैक्टेड रे है ये, ठीक है, इस रे को हम पीछे की तरफ बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे रिप्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, और हाँ इंसिडेंट रे को भी पीछे रिप्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब इंसिडेंट रे ये वाली और रिफ्रैक्टेड रे ये वाली, इन दोनों में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन एंगल। ओके, या बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, ऐसा बोला जाता है। क्लियर है? कमान, किसी को कोई डाउट है? ओके, तो इसमें बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई है, आप लोग चाहो तो इसको पढ़ के देख लेना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, बस इमरजेंस रे, इमरजेंस एंगल यही बताया रखा है। ये इंसिडेंट हो गई, ये इमरजेंस रे हो गई, ये इमरजेंस एंगल हो गया, बस मेन चीज़ें यही हैं। ओके, और आपको तो पता ही है, देखो कि जब आप इसमें इंसिडेंट करा रहे हो, ध्यान से देखो, अगर आप इसको इंसिडेंट करा रहे हो तो जाहिर सी बात है ये एक प्लेन मिरर की तरह वर्क करेगा यहाँ पर, बट क्योंकि पीछे की साइड रफ सरफेस नहीं है, रे अंदर की साइड चली जाएगी,
है ना। तो क्योंकि हम अगर बात करें कि ये एक स्मूथ सरफेस है और इसका मतलब इसका एक नॉर्मल तो होगा ही होगा, है ना। तो उस नॉर्मल को आप बना दो खुद ही। इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल लाइन। ओके, इसको इन्होंने एन और एन डैश से रिप्रेजेंट किया है। ओके, और ये हो गया हमारा नॉर्मल। अब क्योंकि इंसिडेंट रे ये वाली थी, तो आपको पता है कि नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके, अच्छा आगे आने के बाद जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे होगी वो रिफ्रैक्टेड रे ही होगी, है ना। रिफ्रैक्शन के बाद जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो ये वाली होगी। और इस रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल होता है। ओके, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब रिफ्रैक्टेड रे हो गया, रिफ्रैक्टेड एंगल हो गई, रिफ्रैक्टेड इंसिडेंट एंगल और इंसिडेंट रे भी हो गया। अब देन हम आगे बढ़ेंगे, तो जब यहाँ पे हम सीधे चलेंगे तो यहाँ से ये इंसिडेंट रे की तरह वर्क करेगी। और अगर ये इंसिडेंट रे की तरह वर्क करेगी तो प्लेन पर आप फिर से एक नॉर्मल क्रिएट कर दोगे जो कि एम और एम डैश से रिप्रेजेंट करा गया है। ओके, अब ये इंसिडेंट रे कुछ एंगल बनाएगी और इसको हम बोलेंगे फिर से इंसिडेंट एंगल। ओके, बट आपको ये पता है कि पहले से ये रिफ्रैक्टेड होके आ रही है। सही है ना। तो ये ओरिजिनलिटी इसकी बता रही है इक्वेशन की। बाकी ये जो नॉर्मल था अब यहाँ से कट के वापस आएगी और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये फिर से रिफ्रैक्टेड एंगल होगा। बट मेन थिंग क्या थी, मेन थिंग थी ये वाला एंगल जो कि एंगल ऑफ इमरजेंस था। ठीक है, और ये जो एंगल होगी ये होगी क्या कहते हैं, इमरजेंस रे। ठीक है, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड, इमरजेंस रे, और एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल ऑफ इमरजेंस। अब बताओ क्लियर है सबको? ओके, यार बताओ किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन लग रहा हो इसमें अभी तो बता दो मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा। देखते हैं कौन कौन है इधर। अच्छा, वेरी नाइस, इसका इंस्टाग्राम क्रैश हो जाए मैं तो। उत्कर्ष, ओके क्लियर है टॉपिक अभी तक? पक्का ना देखो। ओके लवी, पक्का क्लियर है? ओके, हिना अब आई है थोड़ी सी लेट। यार फिर से बताएं ना। चलो कोई बात। गुड इवनिंग बेटा, काफ़ी लेट हो गए। ओहो अच्छा, कोई बात नहीं। देखो, चलो इसको शॉर्ट से बता देते हैं जल्दी से। क्या हुआ था, आप लोग बाकी रिकॉर्डिंग वगैरह में देख लेना, मैं रिकॉर्ड तो कर ही रहा हूँ ये वाला। क्या होता है बेटा कि हम पहले रिफ्रैक्शन की बात कर रहे थे। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि हमारे पास एक सरफेस होता है, ठीक है। पहले जब हम प्लेन मिरर रहते थे तो एक साइड रफ सरफेस होता था और एक साइड स्मूथ सरफेस होता था, है ना। बट अब की बार ऐसा नहीं है, हमारे पास एक और सरफेस है जिसमें दोनों साइड में भी स्मूथ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म अब क्या होता है, अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या होगा बोथ साइड स्मूथ का, जैसे कि हमारा पानी का जो सरफेस होता है वो वाला। एक कांच का ग्लास जो कि अंदर से बहुत मोटा है, ठीक है। ऐसी चीजें जो होती हैं वो दोनों तरफ से स्मूथ होती हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे अगर हम इसमें एक लाइट रे को इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है, तो ये कुछ एंगल बनाती है, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। इतनी बात तो ठीक थी। बट जब तक यहाँ पर एक रफ सरफेस था तो हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा था, है ना, रिफ्लेक्शन हो रहा था। बट अब क्या है, अब हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड स्मूथ सरफेस है, ठीक है। पर एक फ़र्क है, ये वाला जो सरफेस है ये हल्का सरफेस है, जैसे कि एयर मीडियम। और अगर मैं ये बात करूँ तो ये वाटर मीडियम हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं एयर मीडियम और वाटर मीडियम। तो आपको भी पता है कि यार एयर वाला जो मीडियम है वो बहुत हल्का मीडियम होता है पानी से। तो ये वाली जो रे आएगी अब ये अंदर की साइड तो आएगी, ठीक है, बट इसका ओरिजिनल पाथ क्या होगा, ये होगा। बट रियलिटी में क्या होता है, ये वाले पाथ पे नहीं आ पाती, ठीक है, ये वाला पाथ वो कवर नहीं करती है। और हमको क्या मिलता है, इसको मैं डैश से दिखा देता हूँ, जो जाना चाहिए था बट गया नहीं। ये जाता है इस पाथ पर, ये वाला। और ये होती है हमारी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और ये जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, सॉरी, नॉर्मल के साथ ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है ना, या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके क्लियर है ना। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि हम एक हल्के मीडियम से एक भारी मीडियम में आ रहे थे। आप लोग खुद बताओ कि अगर आप मान लो किसी सरफेस पर चल रहे हो, ठीक है, और वो एक एयर मीडियम में है सरफेस, यानी कि नॉर्मल जमीन, अगर आप उस पर चल रहे हो आप फ्रीली चल पाते हो। बट एज्यूम करो कि वही सरफेस अगर हम पानी वाटर में बना दें, ठीक है, पानी के अंदर आपको चलना है इसी सरफेस पे, तो कितना मुश्किल रहेगा आपके लिए चलना, आपके हाथ पैर भी नहीं हिलेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपकी स्पीड बिल्कुल कम हो जाएगी कंपेयर करें अगर हम एयर मीडियम से तो, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारी जो स्पीड होती है इन मॉलिक्यूल्स की, एयर वाली रेस की, इनकी स्पीड हल्की हो जाती है और यहाँ पे ना जाने की बजाय वो बेचारे पीछे ही छूट जाते हैं और उनका जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। क्लियर है? कम ओके। हाँ, फिर हमारे पास आता है, देखो प्रिज्म, प्रिज्म की बात करी थोड़ी सी कि प्रिज्म होता कैसा है। ये डायग्राम गलत बना हुआ है, ये रियलिटी जो होती है उस डायग्राम की वो कुछ ऐसी होती है, देखो।
ठीक है, ऐसा दिखता है हमारा प्रिज्म, जिसमें ये वाला एक सरफेस रेक्टेंगल होता है, ये वाला एक सरफेस रेक्टेंगल होता है, और ये ट्रायंगल होता है पीछे की साइड, ये वाला। ओके, एंड एक और रेक्टेंगल होता है जो कि इसका बेस है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला बड़ा सा बेस नीचे की साइड, तो वो होता है। तो इसमें कितने रेक्टेंगल होते हैं? 3। और कितने ट्रायंगल होते हैं? 2। ठीक है, अब इसमें हमने बात करी कि अगर हम प्रिज्म के अंदर एक रे को इंसिडेंट कराएं तो क्या होता है। तो ये जल्दी से देख लेते हैं वापिस। हमारे पास प्रिज्म था, उसमें हमने एक एंगल इंसिडेंट कराई, एक रे इंसिडेंट कराई थी। अब जब हमने रे इंसिडेंट कराई है, तो ध्यान से देखने पे देखो क्या होगा। ये थी हमारी इंसिडेंट रे। ओके, अरे ये क्या हुआ, पेन गायब। ओहो, देखो ये हमारी थी इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये इंसिडेंट रे आ रही थी एक प्लेन के ऊपर, और अगर प्लेन के ऊपर आ रही तो इसका एक नॉर्मल जरूर होगा, और नॉर्मल क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। तो आपने एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन बना लिया। क्यों बना लिया? जिससे कि नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, यानी कि इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट आप बता पाओ। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट। इतना क्लियर है? जल्दी बोलो, है ना? कम ऑन। हाँ, इज शी देयर? हेलो? अरे भगवान। ठीक है, मैं तो आगे प्रोसीड कर रहा हूँ फिर, और क्या। अच्छा, बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी, या नहीं को नहीं आ रही है? आ रही है? अरे राज भाईजान, तुम तो यार आते जाते रहते हो भाई, टीवी के ऐड की तरह। हाँ, नेट स्लो नहीं है, कुछ और ही बात है। अरे है भाई, हमें सब पता है। हम भी घर में रह के आ चुके हैं एक बार। देखो तो क्या होता है यहाँ पे। हम इंसिडेंट रे करा रहे थे, ठीक है। फिर से बता देता हूँ। ये वाली इंसिडेंट रे थी, और ये था हमारा प्लेन। प्लेन के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये हो गया था। फिर हमारी रे हो गई थी रिफ्लेक्ट। ठीक है, और रिफ्रैक्ट जब हो जाती है तो इसकी और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो इतना हो गया था। फिर हमारी रे जो होती है वो आगे बढ़ती है, एंड आगे आने के बाद यहाँ से फिर से रिफ्रैक्ट हो जाती है। ओके, अब जो डेंसर मीडियम से ये थिनर मीडियम में आ रही है ना, तो क्या होता है? इसकी स्पीड लगभग ओरिजिनल हो जाती है, बट प्योरली ओरिजिनल नहीं हो पाती। ठीक है, प्योरली ओरिजिनल नहीं हो पाती। ओके, तो अब आप चाहो तो यहाँ पे फिर से वही बना सकते हो, नॉर्मल। ये हो गई इंसिडेंट, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, बनाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेन टॉपिक ये था कि हमारे पास एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होता है, और इमरजेंट रे कौन सी होती है। तो देखो जरा, ये हो गई हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये सॉरी, क्या हो गया यार। हाँ, तो ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गई इमरजेंट रे। ठीक है, जो फाइनल ये आई वो हो गई हमारी इमरजेंट रे। ओके, अब जो एंगल बन रहा है वो हो गया इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, और ये हो गया कौन सा? ये वाला, जिसमें हम इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे को रिप्रोड्यूस कराते हैं, और जो इन दोनों से एंगल बनता है हमारा, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंट, यानी कि डेल्टा। क्लियर है ना यहाँ तक? आगे बढ़ जाऊँ? ठीक है, देखो सबसे वही बता रखी है कि मतलब एंगल ऑफ डाइवर्जेंट या फिर एंगल ऑफ इमरजेंट को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, इमरजेंट रे से बनता है, इंसिडेंट रे से बनता है, ये सब बता रखा है। ओके, ये आप देख लेना। देखो यार, इस चीज़ से क्वेश्चन आता है। मेन जो है वो ये वाली चीज़ है, डिस्पर्जन ऑफ वाइट रे हाँ थ्रू अ प्रिज्म। देखो ये इससे क्वेश्चन आता है भाई, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ये चीज़ याद करनी पड़ जाएगी, विबग्योर नाम से जो होता है ना, ये विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये कलर आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों की तरह। ठीक है, और ये इस चीज़ से क्वेश्चन आता है। तो वो मतलब ये पूछते हैं कि, और हाँ एक चीज़ होती है इसमें रेनबो फॉर्मेशन, उससे भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो पहले क्या होता है। आपको बता दूं कि हमारे पास जो यूनिवर्स में है ना, यूनिवर्स में हमारे पास एक लाइन स्पेक्ट्रम है। ध्यान से सुनना, कहानी की तरह, एक लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसको हम रेडिएशन स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं। देखो आजकल जो मतलब अभी तक जो हम एक्सप्लोर कर पाए हैं, जैसे कि आप लोग हमें देख रहे हो, ठीक है, आप लोग ये सब चीज़ें देख पा रहे हो, आप लोगों को कलर दिख रहे हैं। ठीक है, वो कलर्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली रेडिएशन का पार्ट होते हैं।
मतलब इस दुनिया में जितनी भी वेव्स हैं वो सारी की सारी रेडिएशन है, ठीक है, सारी की सारी रेडिएशन है। कुछ रेडिएशन अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, ठीक है, जिससे हल्क बना था, शायद कोई मार्वल देखता हो तो उन्हें पता हो। ओके, तो रेडिएशन वगैरह से ही सब चीज़ें रेडिएशन है। ओके, यहाँ पे जितनी भी लाइट रेज होती हैं, लाइट रेज, अब लाइट रेज क्या होती हैं, देखो बहुत सारी डिफरेंट रेडिएशन होती हैं जिनकी पावर मतलब वो कितनी शक्तिशाली हैं, हम उससे बताते हैं वेवलेंथ से और उनकी फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, जल्दी से देख लो। जैसे कि कोई रे हमारी वेव है, तो हमारी वेव ऐसे चलती है साइन ग्राफ में, ठीक है, ये साइन हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री में साइन फंक्शन नहीं होता, साइन एक्स वाला, ये वो वाला ग्राफ होता है। ओके, तो ये जो नॉर्मल वेव्स होती हैं वो इस फॉर्म में चलती हैं, ऐसे प्रोपेगेट करती हैं। तो जो वेवलेंथ होती है वो ये होती है, यहाँ से यहाँ तक की एक दूरी, मतलब एक सर्कुलेशन को कंप्लीट करने में जो दूरी होती है वो वेवलेंथ होती है, ऐसे लैम्डा, और ये लेंथ होती है। ओके, लैम्डा से रेफर करते हैं इसको। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है इसकी पावर। ओके, कितनी इंटेंसिटी है इसकी, कितनी ज़्यादा, मतलब जैसे कि मान लो कोई तेज चिल्ला रहा है, ठीक है, और उसकी आवाज़ बहुत पतली है, तो आपको कितनी तेज लगेगी अगर कानों में, तो वही वाली चीज़ है, इसकी पावर बताती हैं। तो दो चीज़ें बताती हैं इनकी पावर, लैम्डा और म्यू, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसी डिपेंडेंसी पे यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के आधार पे हमारी दुनिया में जितनी भी रेडिएशन है उसके लिए हमने एक लाइन स्पेक्ट्रम तैयार किया। जैसे हमारी पीरियोडिक टेबल है, सारे एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं, ऐसे ही हमारी रेडिएशन की भी एक टेबल है, ठीक है, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रेडिएशन मौजूद है। उनमें से एक छोटा सा पार्ट, बहुत छोटा सा पार्ट आता है हमारे पास, और वो होता है विजिबल लाइट का। ठीक है, विजिबल लाइट का। तो ये जो रेडिएशन होती है विजिबल रेडिएशन, इसी के अंतर्गत जितनी भी लाइट्स वगैरह आती हैं वही चीज़ हम देख पाते हैं, और इंफ्रारेड वगैरह जो होती हैं, यूवी जो होते हैं, ये सब चीज़ें हम देख भी नहीं पाते। ठीक है, तो वो सब जो होती है वो आगे पीछे इनमें भरी जा सकती हैं। आप कभी देखना गूगल पे निकल के लाइन स्पेक्ट्रम, उसमें आपको बहुत सारी मिलेंगी, और उसमें से छोटा सा एक पार्ट होगा जिसमें विजिबल रेडिएशन लिखा होगा। तो आज के मौके में, मतलब आज के टाइम में जितनी भी आप चीज़ें देख पा रहे हो वो सिर्फ इन विजिबल लाइट की वजह से ही हो पा रही हैं। अदरवाइज किसी को भी कुछ नहीं दिखता, सबको ब्लैक ब्लैक ही दिखता, ना आप सन को देख पाते, ना मून को देख पाते, कुछ नहीं देख पाते हम, अगर ये विजिबल रेडिएशन ना होती तो। ठीक है, क्लियर है ना अभी तक? कम ऑन। ओके, ओके, तो ये जो विजिबल रेडिएशन है बेटा, विजिबल रेडिएशन में हमारे पास सबसे पहले जो आई थी वो आई थी हमारे पास व्हाइट लाइट। ठीक है, ये जो विजिबल लाइट होती है ये व्हाइट लाइट होती है, और यही व्हाइट लाइट मिक्सचर होता है हमारे 7 कलर्स का। ठीक है, और उन 7 कलर्स का जो मिक्सचर होता है उससे आप बहुत सारे कलर्स और बना सकते हो। ठीक है, तो मेनली हमारी जो व्हाइट लाइट होती है उसको हम बोलते हैं ये व्हाइट है, तो इसका मतलब इसके अंदर 7 कलर मौजूद हैं। व्हाइट कलर का मतलब हो गया उसमें सारे कलर्स मौजूद हैं। ठीक है, उसमें से आप एक भी कलर निकाल लोगे तो आपको कुछ डिफरेंट कलर मिल जाएगा, ऐसा माना जाता है। अब आगे देखते हैं, इसमें मैं सीधा ग्राफ पे आ जाता हूँ, बहुत सारी बातें पढ़नी पड़ेंगी, वो सब मन नहीं करता। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि अगर हम एक वाइट लाइट को प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट कराएं तो क्या होगा। देखो हर एक रेडिएशन, जैसे मैंने बताया, हर रेडिएशन की अलग वेवलेंथ होती है। ठीक है, अलग वेवलेंथ यानी कि अलग स्पीड। ओके, तो जब तक वो वाइट लाइट थी सब लोग सेम चल रहे थे, बट जब जब उनकी, जैसे कि ये जो वेवलेंथ है, जब जैसे ही वो मतलब रिफ्लेक्ट हुई, ये स्प्लिट हो गई। प्रिज्म का ये काम होता है, प्रिज्म की यही खूबी होती है कि वो वाइट लाइट को स्प्लिट कर देता है। ठीक है, स्प्लिट कर देता है डिफरेंट 7 लाइट्स में। ठीक है, जो हम देख पाते हैं विजिबल रेडिएशन में, और इन हर किसी रेडिएशन की स्पीड डिफरेंट होती है। जैसे कि मान लो अभी जो रेड लाइट है इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, देखो इस टाइम, देखो आप ध्यान से देखो इसको, आपको पता चलेगा कि इंसिडेंट वाली क्या थी, इंसिडेंट वाली ये वाली थी, सॉरी ये वाली थी। तो इंसिडेंट वाली को जाना कहाँ चाहिए था, ये यहाँ पर जाना चाहिए था। तो सबसे करीब जो इंसिडेंट वाली है, सबसे करीब जो आपकी डेंसर मीडियम के सबसे करीब जो लाइट होगी वो कौन सी है, रेड लाइट, है ना। तो इसी वजह से, क्योंकि इसकी वेवलेंथ इतनी हाई होती है, इतनी स्पीड, इसकी स्पीड इतनी हाई होती है कि सबसे पहले यही वहां से निकल पाती है, सबसे पहले यही एस्केप कर रही है, आप देख ही रहे हो। सबसे बाद में कौन सी एस्केप कर रही है, वायलेट वाली, है ना। तो इसीलिए बेटा जो ट्रेन वगैरह होती हैं, हमारी जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, है ना, इनमें लाल वाली बत्ती लगाई जाती है, जो कि क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हाई होती है, ये दूर से ही चमक जाती है, इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। ओके, तो इस वजह से रेड लाइट क्यों होती है, क्योंकि भैया स्प्लिट होने के बाद डेंसर मीडियम में भी उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा तेज है। क्लियर है सबको? ओके, हाँ, तो ये जो व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट बीम ऑफ लाइट, इसको हम 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, प्रिज्म की यही क्वालिटी है, डिवाइड कर देता है, मैंने खुद करके देखा है। ठीक है, और ये डिवाइड होता है, पर उसके लिए आपको एक मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए होती है। मोनोक्रोमेटिक मतलब जो फैली हुई ना हो, ठीक है, जो मतलब सिर्फ एक दिशा में चलती हो, जैसे कि लेजर लाइट होती है ना, वैसी। अगर आपको एक व्हाइट लेजर लाइट मिल जाती है तो वो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, एकदम तुरंत प्रिज्म पर रखो, तुरंत वो एक्सप्लिट कर जाएगी। प्रिज्म कहाँ से मिलेगा,
स्टेशनरी वालों में मिल जाता है, मेरे पास है अभी, मैं कभी दिखाऊंगा आपको, अलमारी में रखा है इस टाइम। ठीक है, तो मैं अभी कल दिखाऊंगा आपको, कल दिखा देंगे। अच्छा कल तो है ही नहीं। मोटे फ्रिज में रखा है, ला दे यार, ला दे, अरे ला दे यार, अरे ला दे मेरा भाई, हाँ तो पी ले भाई, ला दे यार, फ्रिज में ला दिया, अरे जाना ला दे। ला रही है। ठीक है, तो वो दिखा देंगे अभी आपको प्रिज्म कैसा होता है। अरे बहुत प्यारी चीज़ होती है, मज़ा आता है इसके साथ खेलने में, पर मैं इसे दौड़ तोड़ चुका हूँ। तो मुश्किल है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या थी, कितने तक का मिलता है? अरे ज़्यादा महंगा नहीं आता, 50-60 रुपए का आ जाएगा बस। अरे कुछ नहीं, एक हाथ के बराबर होता है, बहुत छोटा सा होता है ये। और बड़े वाले भी आते हैं, ऐसी बात नहीं बड़े नहीं आते हैं, हमारी जो कॉलेज वाली लैब्स हैं उनमें बड़े बड़े भी रखे हुए हैं, वो बड़े महंगे होते हैं भाई। तो छूने भी नहीं देते हम लोग को, तो कि हम तोड़ देंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसी है। हाँ थैंक यू भाई। अबे दिख, अबे दिखा दे भाई यार, दिखा तो सही यार, हद है, पढ़ा मैं रहा हूँ तुम। अरे देखो, ये होता है प्रिज्म, देखा? अरे वाह, सही है। तो इसमें आपको जो मोनोक्रोमेटिक लाइट ही पास करानी है, उसके बाद ही जाके स्प्लिट होगी। मैं ट्राई करता हूँ, शायद एक बार लग जाए तुक्का। नहीं यार नहीं होगा ये, क्योंकि जो लाइट होती है ये वाली, जो फैली हुई लाइट होती है एलईडीज वाली, जो हमारी नॉर्मल लाइट है ये वाली, ये काफ़ी फैली हुई होती है, हमको फैली हुई नहीं चाहिए, हमको एक रे चाहिए, है ना, जिससे कि इस पे इंसिडेंट हो एंड जस्ट वो स्प्लिट कर जाए। नहीं यार, वो लाल होती है ना, तो उसमें स्प्लिट कैसे कराओगे? बट हाँ, रिफ्रैक्शन बढ़िया दिखेगा उसमें, उसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि कैसे लाइट रे इंसिडेंट हुई, एंड देन कैसे उसका पाथ चेंज हुआ, एंड देन कैसे वो वापस आई, ये सब बढ़िया दिखेगा लेजर लाइट से। व्हाइट लाइट खरीदनी पड़ेगी तुम्हें, महंगी आती है व्हाइट लाइट, जो मोनोक्रोमेटिक व्हाइट लाइट होती है वो बहुत महंगी आती है। अरे नहीं यार, मजाक थोड़ी ना, व्हाइट लाइट मतलब मुश्किल होती है मिलना, बल्ब वगैरह नॉर्मल मिल जाता है। बड़ी मस्त चीज लगती है यार ये वैसे, है ना? चलो रखते हैं इसे। चलो, तो मजा आ रहा है क्लास में? मेरा बस चले, मैं तो प्रैक्टिकल की भी क्लास लगवा दूं तुम्हारे, पर मेरे पास सामान नहीं है। ओके, तो हमने ये पढ़ लिया था, फिर हमने ये पढ़ा कि जो व्हाइट लाइट होती है वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, और उसका जो ऑर्डर होता है वो आपको याद रखना है, विब ग्योर होता है, ठीक है? अच्छा, ये जो वेब ग्योर है ये किसकी बेस पे है? ये फ्रीक्वेंसी के बेस पे है, ठीक है? वेब ग्योर वो इसलिए ऊपर नीचे से ऊपर आ रहा है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से रख रखा है उन्हें, ठीक है? वेवलेंथ के हिसाब से और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। अब जिसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा ऊपर होगा। वैसे तो ये दोनों उल्टे होते हैं आपस में, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, ऐसा होता है। ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है फिलहाल। यहाँ पे डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म ये आपने पढ़ लिया। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? देखो, स्प्लिटिंग ऑफ 7 कलर्स, है ना, और पासिंग थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम, हाँ हो गया डिस्पर्जन ऑफ लाइट, खत्म। बस आपको यही सब चीज़ें एक्सप्लेन कर देनी है, ठीक है? और ये सब कट्टा वर्ग की चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सब एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, ये सब मैं नहीं देख रहा, मैंने अब समझा दिया बस होता क्या है। क्लियर है ना? देखो, और लिखा भी सब कुछ यही होगा, पक्की बात है। सपोज अब देखो, सपोज अब वाइट बीम ऑफ लाइट ए बी इज पास थ्रू एन प्रिज्म पी क्यू आर, वही नाम दे दिए पी क्यू आर करके, है ना? पीछे वाले जो इसकी थिंग्स हैं उसको कोई नाम ही नहीं दिया। खैर, पी क्यू आर द वाइट लाइट स्प्लिट्स ऑन एंटरिंग द ग्लास प्रिज्म एंड फॉर्म्स आ, कौन सी फॉर्म्स आ, फॉर्म्स आ क्या, ये क्या लिखा भाई? क्या लिखा है? खैर, पता नहीं क्या लिखा है। फॉर्म्स 7 कलर्स ऑन द 7 साइड ऑफ द अदर साइड, हाँ ठीक है, समझ में आ गया, स्क्रीन ऑफ द अदर साइड। ओके ना, क्लियर है ना? पढ़ो तो नहीं फालतू में उसे। ये क्या, ये सर पढ़ना पड़ेगा क्या फालतू में? सबको क्या हो गया, इनके भी फोन बहुत आते हैं भाई साहब पे। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, देखो जरा, ये वाला जो फिनोमिना है ये मतलब उल्टे वाला है, जैसे कि हमने क्या किया था, हमने
अगर व्हाइट लाइट दोबारा फॉर्म करनी है 7 कलर से, तो आपको क्या करना है, उन 7 कलर्स वाली आती हुई लाइट को वापस पास करा देना है प्रिज्म से, ठीक है, बस इतना काम करना है। व्हाइट रे आई, स्प्लिट हो गई 7 कलर्स में, एंड देन वापस इससे टकराई, आगे गई, और फिर से स्प्लिट हो गई किस में, 1 कलर में, जो कि व्हाइट हो गया। बस इतना सा आएगा इसका। रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम में आपको एक प्रिज्म उल्टा करके रख देना है उसके आगे, और वो सारी लाइट्स वापस इंसिडेंट हो जाएंगी उस पर, एंड देन फिर से आपको मिल जाएंगी व्हाइट लाइट, ठीक है। यही लिखा हुआ है इसमें, और कुछ नहीं है। क्लियर है ना? सही है। और उत्कर्ष आया क्या वापस? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इससे ये बेकार है, ये वाली से नहीं, डेफिनेशन दूसरी डेफिनेशन से पढ़ाऊंगा। वेट, ये वाला देखो, ये अच्छा है। हम्म देखो, आपको क्या करना है, आपको एक डेंसर मीडियम लेना है, ठीक है, और एक रेयरर मीडियम लेना है। समझ रहे हो ना? 2 मीडियम आपको लेने हैं, ठीक है। व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम, रिफ्रैक्शन बैंड्स अवे रिफ्रैक्टेड रे बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो क्या होता है, मतलब एक डेंसर मीडियम है, भारी मीडियम है, और एक हल्का मीडियम है। वही वाला बात, जैसे कि प्रिज्म से आप एयर मीडियम में वापस आ रहे हो, तब ऐसा होता है। ओके, प्रिज्म से आप एयर मीडियम में आ रहे हो, तब ऐसा होता है। क्या होता है, आप इंसिडेंट रे करोगे, ठीक है, नॉर्मली वो रिफ्रैक्ट कर जाएगी, सही बात है, रिफ्रैक्ट कर जाएगी ऐसे। जरा सोचो, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, ध्यान से देखना बेटा ऐसे, ठीक है, तभी समझ में आएगा ये वाला। दोनों हो ना यहाँ पे, अवेयर हो ना, राज और लवी? हाँ यार, कब बोलोगे यार? अच्छा, शिट, मैं भूल गया था। बोल दिया करो तुरंत, कोई नहीं। देखो अभी हमने जो बताया था, मैं दिखाता हूँ वापस। ये वाला था वो, ठीक है। ये था हमारा रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, मतलब हमें फिर से व्हाइट लाइट बनानी है। तो हमें क्या किया था, व्हाइट लाइट इंसिडेंट करी प्रिज्म पे, वो 7 रेज में स्प्लिट हो गई। देन अगेन हमने एक उल्टा करके प्रिज्म रख दिया यहाँ पे, और सब कुछ रिवर्स हो गया। कैसे? 7 रेज को हमने व्हाइट लाइट में स्प्लिट कर दिया। बस इसी चीज़ को आपको लिखना है अगर रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट लिखने को आ जाए तो। ओके, बस इतना सही टॉपिक है छोटा सा। आई थिंक इसमें से आता भी नहीं है। ठीक है, बस एक ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, तुम्हारा तो एमसीक्यू बेस्ड हो रहा है ना? हम्म ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, बट ये अच्छा वाला नहीं लिखा हुआ है। मैं दूसरा वाला निकालता हूँ, वहाँ से पढ़ाएंगे। ये है, ठीक है। ओके, तो अब ज़रा ध्यान से देखना इसको, ठीक है। दोनों यही हो ना? कम ऑन, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, हमारे पास एक मीडियम है, और ये है हमारा प्रिज्म वाला मीडियम, और ये है हमारा एयर वाला मीडियम, ठीक है। या मैं ये बोल लूँ कि पानी से हम एयर की साइड वापस आ रहे हैं, ठीक है। और हमने कोई लाइट रे प्रोजेक्ट कराई थी, जैसे कि ये वाली, और ये डेंसर मीडियम में से, भारी मीडियम में से हल्के मीडियम में आ रही है। ओके, तो अगर ये लाइट रे ऐसे आती है, तो हमें पता है क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन होता है, तो ये इसका नॉर्मल पाथ ये होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। होता क्या है, ऐसा हो जाता है। कैसा? ऐसे लाइट रे आई और ऐसे करके बेंड कर गई, ठीक है, ये क्या है, रिफ्रैक्शन हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल है, ये कौन सा एंगल होता है, जल्दी बताओ चलो। कम ऑन, इतने पहले मैंने लिख भी दिया जितने मैं बता। हाँ, और ये वाला एंगल कौन सा होता है? रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन वाला ये वाला होता है, ठीक है। ये होता है रिफ्रैक्शन वाला। ओके, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो बेटा, कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई, और अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, तो अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाता रहूं, कैसे? अरे यार, इधर को आ जाए फिगर, ये हिलती नहीं है बिल्कुल, है ना। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाता रहूं, मतलब कि थोड़ा सा आगे कर दूं, यानी कि लाइट रे ऐसी हो जाए, या और थोड़ा आगे कर दूं लाइट रे ऐसी हो जाए, या और थोड़ा आगे कर दूं लाइट रे ऐसी हो जाए, तो हमें उस पर क्या फर्क पड़ेगा रिफ्रैक्शन पे, जरा ये देखते हैं, ठीक है। तो पहले हमारा इंसिडेंट रे था, इंसिडेंट एंगल था आई, ओके, और ये था हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल। चलो देखते हैं जरा और क्या हो रहा है आगे। हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट को थोड़ा सा और बड़ा करते ही हमें क्या पता चला कि अरे बाप रे, हमारा रिफ्रैक्शन एंगल तो और बड़ा हो गया, ठीक है। सही बात है, हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, उसको और ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। इसको और ज्यादा बढ़ाया, आपको हमको क्या मिला, हमने इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट को इतना ज्यादा बढ़ा दिया बेटा, कि हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे थी ना, वो हमारी सरफेस पर आ चुकी है, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, समझ रहे हो? अब रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है यहाँ पे,
हल्का हल्का रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये समझ रहे हो, समझ में आ रही है बात। ऐसा एक एंगल ऑफ इंसिडेंट जिस पर हमारी लाइट रे रिफ्रैक्ट ना करे बल्कि रिफ्लेक्ट करे, है ना, जबकि हमने दोनों सरफेस स्मूथ ले रखे हैं, है ना, एक डेंसर मीडियम है, एक थिनर मीडियम है, उसके बाद भी क्या हो, ऐसा एक एंगल ऑफ इंसिडेंट जिस पर हमारी लाइट रिफ्रैक्ट ना करके रिफ्लेक्ट कर जाए, ऐसे इंसिडेंट एंगल को हम, इस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कौन गया, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा इसको हम बोलते हैं आईसी, क्रिटिकल एंगल। कोई डाउट? ओके, हाँ ग्रेट। और इस जो हमारा जो डेंसर मीडियम से क्या हुआ, डेंसर मीडियम थिनर मीडियम, और इस थिनर मीडियम से हमने डेंसर की साइड हमने एक रे डाली थी, अब क्या होता है यार, रिफ्रैक्शन तो हुआ ही नहीं, ये तो रिफ्लेक्शन हो गया, है ना, यानी कि वो डेंसर मीडियम से वापस डेंसर मीडियम में आ गई। ओके, तो इसी चीज को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? अच्छा, और ये जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ये किस इंसिडेंट एंगल पर होता है, क्रिटिकल एंगल पर। ओके, जब हमारा इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल के आई सी के बराबर हो जाए, तब हमारा ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ओके, आगे देखते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीजेज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो। हाँ, ये तो हमने पढ़ लिया कि जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा रिफ्लेक्शन एंगल भी इंक्रीज होता चला जाएगा। सही बात है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये रिफ्लेक्शन करने लगेगा। ओके, एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट द रिफ्रैक्शन एंगल बिकम्स 90। हाँ, ये बात भी सही है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट पर हमारी जो रिफ्रैक्टेड एंगल था वो 90 डिग्री हो गया, है ना, इस वाली फिगर में देखें आप ध्यान से, ऐसे जा और ऐसे चला गया, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90। नॉर्मल से ही तो लेते हैं ना हम एंगल्स, तो हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल इतना हो गया, उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। दिस एंगल इज कॉल्ड एज दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। ओके, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब हमारा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए। और क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या हुआ, क्रिटिकल एंगल की अगर डेफिनेशन आए तो ऐसा एक एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 हो जाए, वो एंगल क्रिटिकल एंगल होता है। क्या बात समझ में आई बेटा? ऐसा एक इंसिडेंट एंगल जिस पर हमारा रिफ्रैक्शन वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। अब इस क्रिटिकल एंगल के बियॉन्ड, मान लो ये जो था हमारा, ये क्रिटिकल एंगल बन गया था आईसी। अब इस क्रिटिकल एंगल के बियॉन्ड यानी कि इससे आगे अगर हम थोड़ा सा भी इस एंगल को और बढ़ाते हैं तो हमारे को रिफ्रैक्शन तो मिलता नहीं है, ठीक है, हमको सीधा रिफ्लेक्शन मिलता है। क्या समझ में आया बताओ, इसमें कोई डाउट अभी तक? कम ऑन, देख लो फिर से पक्का, ठीक है ना। फिर बताऊं, देखो क्या होता है कि हमारे को क्या करना है, इंसिडेंट एंगल को हमें बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको रिफ्रैक्टेड एंगल बढ़ता चला जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री पहुंच जाएगा। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है इसी को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। सही बात है। तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री शो होने लगे, वो हमारा आईसी हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। ओके, अब इस क्रिटिकल एंगल के आगे अगर हम मतलब कोई सा भी इंसिडेंट एंगल लेते हैं जो कि हमारे क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, है ना, तो क्या होता है, वहां पे रिफ्लेक्शन हो जाता है। रिफ्लेक्शन तो होने से रहा, रिफ्लेक्शन हो जाता है, और इसी रिफ्लेक्शन को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें जरा ध्यान से देखो, हमारे पास जब दो मीडियम होते हैं ना, और एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो ये जरा डिपेंड करता है चीज़ों पर। मैं ऐसे बताता हूँ, जैसे कि कौन सा मीडियम कितना भारी होगा, कौन सा मीडियम कितना ज़्यादा मोटा है ना, हल्का है, ये सब चीज़ें हम एक चीज़ से डिफाइन करते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे 11th वगैरह में, सॉरी 12th में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो चीज़ जिससे हम डिपेंड करता है कि मतलब कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा भारी है, कौन सा मीडियम कितना ज़्यादा भारी और हल्का है। ओके, तो ऐसा मान के चलते हैं कि जो डेंसर मीडियम था हमारा, उसका जो वो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था N1 था। और जो हमारा रेयरर मीडियम है उसका हम N2 मानते हैं, मान लो ऐसे ही, ठीक है। ध्यान रखना कि आपने किसका माना है, इसको मैं ND लिख देता हूँ डेंसर, और इसको मैं लिख देता हूँ NR यानी कि रेयरर, ठीक है, ऐसे ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, नहीं तो 1 2 में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बुक्स में क्या होता है N2 और N1 डिफरेंट चीज़ों को मान रखा होता है। ओके, फिलहाल हम बस बात करते हैं इसकी। और हाँ, ये बात ध्यान रखना कि हमारा जो ये वाला इंसिडेंट एंगल है ना, इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों जो होते हैं साइन फंक्शन के प्रोपोर्शनल होते हैं। देखो, एक स्नेल्स लॉ है हमारे पास, ऐसे समझाता हूँ, हमारे पास एक स्नेल्स लॉ है, ठीक है।
स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है कि हमारा जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बच्चों को पिक्चर दिखानी है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। इतनी बात समझ में आई? बदतमीज हो बहुत तुम, वैसे बंद नहीं करी जा रही है आवाज, ठीक है। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अब मान के चलो कि हमारा जो डेंसर मीडियम था उसमें कौन सा एंगल बन रहा है? रिफ्रैक्शन, हमारा इंसिडेंट एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? हमारे डेंसर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, एन डी। ओके। और जो हमारा रेयरर मीडियम था उसमें हो रहा था रिफ्रैक्शन, उसका एंगल किसके प्रोपोर्शनल होगा? एन आर के, रेयरर मीडियम के। ठीक है, अब क्या करना है आपको? इन दोनों को डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर दोगे तो देखो जरा आपको क्या मिलेगा। अरे यार हट जा, ये मिल गया आपको, देखो साइन आई सी। आई सी क्यों? क्योंकि देखो अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा जब जो एंगल ऑफ इंसिडेंट था क्रिटिकल एंगल हो जाएगा तब हमारा रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ये बात तो सबको मालूम है। ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। हाँ, तो ऐसे पॉइंट पर हमारा जो स्नेल्स लॉ होगा वो हमें क्या देता है, हम ये देखेंगे। तो स्नेल्स लॉ में क्या होगा? देखो साइन आई हो जाएगा अपॉन साइन आर, जो होता है वो हो जाता है डेंसर मीडियम और रिफ्रैक्टिव मीडियम के का रेशियो, ठीक है, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो। अब हमारे पास क्या है? क्योंकि हम आई को आई सी लेंगे तो जाहिर सी बात है आर को हमें 90 लेना पड़ेगा, 90 डिग्रीज। क्लियर है ना? आई सी जब हम लेंगे इंसिडेंट पर तो हमारा जो रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्शन क्या है वो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाता है। तो हम इसको लेंगे आई सी अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन, या फिर मैं बोलूँ एन डी अपॉन एन आर। क्लियर है? अब क्या मिलेगा यहाँ पे? साइन 90 को हम, पता ही है आपको यार, साइन 91 होता है, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा साइन आई सी इज इक्वल्स टू एन टू अपॉन एन वन, बस इतना, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाता है कि भाई हमारे पास फॉर्मूला बताओ, ठीक है, किसका? क्रिटिकल एंगल का, तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास? आपके पास हो जाएगा साइन आई सी इज इक्वल्स टू एन ऑफ डेंसर मीडियम अपॉन एन ऑफ रेयरर मीडियम। सही है। अब आई सी को निकालना है इसमें से आपको, तो क्या करोगे? आप साइन को उधर ले जाओगे, और जब साइन जैसे फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उधर की साइड जाते हैं बेटा तो वो इन्वर्स हो जाते हैं। ठीक है, देखो जरा कैसे लिखेंगे इसको। इसको लिखेंगे आई सी इज इक्वल्स टू साइन टू द पावर -1, ये बताता है इनवर्स फंक्शन को। और एंगल में क्या आ जाएगा? एन डी अपॉन एन आर। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? पक्का? ठीक है ना, तो चलो बताओ जरा क्या कहते हैं फॉर्मूला क्या होगा इसका? एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या है बताओ? हाँ। चलो बढ़िया, सही है, वेरी गुड। ठीक है, अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है उस फॉर्मूले को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एन डी अपॉन एन आर। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? क्रिटिकल एंगल पता चल गया सबको क्या होता है? ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट जिस पर हमारा रिफ्रैक्टर जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाए, बस वो क्रिटिकल एंगल है। और उसके ऊपर जो भी हम एंगल की बात करेंगे हमें सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन ही मिलेगा, रिफ्रैक्शन नहीं मिलेगा। ओके। और इसी एंगल पर जितने भी रिफ्लेक्शन होते हैं वो हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होते हैं। अब आप बताओ कि इसका यूज कहाँ पर है? किसी को पता है इसका यूज? कम ऑन, चलो भाई, किसी को यूज पता है इसका? ओके, इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज नहीं पता? चलो कोई नहीं, देखो। ओके लव यू, आर यू देयर ना? ओके ओके ओके। देखो जो हमारा, आपने सुना होगा कि हम मतलब अभी ट्राई कर रहे हैं कि हमारा जो 4G इंटरनेट है ना, 5G बन जाए या 7G बन जाए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो डाटा हमारा शेयर होता है, इंटरनेट शेयर होता है ना, उसको हम एज अ रे ट्रीट करते हैं। ठीक है, कि हाँ वो रेज हैं और वो जाती हैं, ट्रैवल करती हैं, ठीक है, हमारे फ़ोन से, आपके मोबाइल से, टावर्स के थ्रू वगैरह वगैरह, है ना। तो क्या हो रहा है आजकल, जो टावर्स में लगाए जा रहे हैं ना, उसको, उन केबल्स को, वो जो केबल्स होते हैं जो डाटा ट्रांसफर कराते हैं, उन केबल्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। देखो इसका एग्जांपल आ सकता है एमसीक्यू में, फिर बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। ऑप्टिकल फाइबर ये बहुत ज़्यादा चलन में है ना, क्योंकि जो एनसीईआरटी और आपके सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो वही चीज़ देते हैं जो कि ट्रेंडिंग में होती है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? बस कुछ नहीं, इसमें एक ऐसा वायर होता है मोटा सा, ठीक है, और इसके अंदर डेंसर मीडियम भरा पड़ा रहता है, ऐसा।
बड़ा बड़ा रहता है, और इसमें क्या होता है, डाटा की ट्रांसफर होता है, और ये इस एंगल पर ट्रांसफर होता है, क्रिटिकल एंगल पर, जिससे कि इसमें कोई भी सामान हमारा अंदर ना जाए। इसमें मतलब डेंसर मीडियम है ना, और अंदर वाला जो मीडियम होता है वो रेयर मीडियम होता है, हल्का मीडियम होता है रबर की वजह से। ठीक है, तो कुछ भी सामान इसके अंदर ना जाए, हमारा कोई भी डाटा लॉस ना हो, और सीधा रिफ्लेक्शन कराए। ठीक है, तो बस हम यही चाहते हैं कि हमारे ऑप्टिकल फाइबर में सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन हो, कभी भी रिफ्रैक्शन ना हो, हमारा कोई भी डाटा एब्जॉर्ब ना हो जाए इसमें ऐसे। ठीक है, तो इसके लिए हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं, TIR का। ओके, और वो किस एंगल पर होता है, क्रिटिकल एंगल पर। क्लियर है सब? सही है। तुम लोगों को समझ में भी आता है मैं पढ़ाता हूँ तो? मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं कर देता। चलो, हमारी बहन बोल रही कर देता है। गजब पे। चलो, क्या टाइम हो गया आपका? आपको छोड़ना चाहिए अब, है ना? नहीं तो बोर हो जाओगे, मर जाओगे। ठीक है, तो आपका थोड़े से टॉपिक रह गए, एक दो टॉपिक रह गए बस छोटे छोटे। ये फॉर्मेशन ऑफ रेनबो रह गया है, ठीक है, और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स रह गया है। बस यही रह गया है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक हैं छोटे मोटे से, ये कभी भी मैं कवर करा दूंगा अगली क्लास में। एंड देन फिर मैथ पढ़ेंगे, जिससे कि आपका कोर्स थोड़ा सा सही कवर हो। ओके, चलो बढ़िया। ओके, थैंक यू सो मच ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू। कौन सी? थैंक यू। ओके बेटा, बाय।